तमाम बड़े बड़े ख्वाब अभिषेक सिंह देख रहा था अपने शादी को लेके, अपने सुहागरात को लेके, लेकिन इसके विपरीत सीमा साफ साफ कहती है आज मेरे साथ जो करना है कर लो, आप मुझे जितना खुश रखना है रख लो, सिर्फ और सिर्फ आज भर ही, क्योंकि कल हमारे जीवन की आखिरी रात होगी और जब हम मर जाएंगे तो हमारी लाश मेरे घर पे आप पहुंचा देना। काफ़ी देर समझाने बुझाने की कोशिश अभिषेक करता है, लेकिन जब वो इस बात के लिए नहीं मानती है, जब इस बात के लिए वो राज़ी नहीं होती, वो साफ साफ कहती है कि हमारे साथ जो भी करना है आज की रात आप कर लो, लेकिन कल हमारे जीवन की आखिरी रात होगी, कल हमारे जीवन का आखिरी दिन होगा। इस बात पे अभिषेक के बाद गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये हलवा नहीं है, शादी हमने किया है, पूरे रस्मों रिवाज के साथ हमने शादी करके तुमको अपने घर लाया है, बहुत ज़्यादा खर्च हुआ है इस शादी में, रहना तो तुमको मेरे ही साथ होगा, चाहे तुम जैसे रहो, तुमको हंस के रहना है, रो के रहना है, जैसे भी रहना है। अब अभिषेक सिंह की दुल्हनिया बन के ही तुमको रहना पड़ेगा। किसी अन्य का जो तुम्हारे मन में ख्याल अगर है तो उस ख्याल को निकाल दो। तुम्हारे साथ मेरे शादी के पहले जो हुआ सो हुआ, मुझे तुम्हारे पास से कोई भी मतलब नहीं है, और प्रेजेंट में तुम मेरी पत्नी हो, मैं सिर्फ और सिर्फ इसी बात को जानता हूँ और मानता हूँ। तुमको रहना ही पड़ेगा, तुम चाहे जैसे रहो, अब मुझे तुम्हारे साथ सख्ती भी करना पड़ेगा तो मैं करूँगा। इतना बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों, इसके बाद की जो घटना होने वाली है, एक इंटरेस्टिंग घटना, मैं चाहता हूँ कि पूरे वीडियो में आप लोग बने रहें। जब ये बोल के वहाँ से तुरंत अभिषेक निकल जाता है और जब थोड़ी देर के बाद 2 से 3 मिनट के बाद जब वो वापस आता है तो उसके साथ सोनू भी होता है। बताते चलें कि मात्र 2 ही 4 मुलाकात में सीमा और सोनू दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए एक प्यार पनप गया था। दोनों का प्यार जब परवान चढ़ने लगा, धीरे धीरे समय बीतता गया तो बातें और मुलाकातें होने लगी और दोनों एक दूसरे का नंबर लिए और नंबर लेने के बाद एक दूसरे के साथ उस पूल के अलावा अब बाहर भी मिलने लगे, रेस्टोरेंट में मिलने लगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मिलने लगे, कहीं पार्क पे मिलने लगे। मतलब जो भी एक लवर पॉइंट कह सकते हैं, उस पॉइंट पे दोनों का मिलना जुलना अब पहले से ज़्यादा हो गया। कहा गया है ना कि जब प्यार परवान चढ़ता है तो किसी न किसी की नज़र लग जाती है, किसी न किसी का ग्रहण लग जाता है, और ठीक वही सीमा के भी साथ हुआ। सीमा जब अपने घर में बात कर रही होती है, उसी समय उसके घर वालों को पता चल जाता है कि सीमा किसी से बात करती है, और जिससे बात करती है वो लड़का एक मल्लाह जाति का है, एक मछुआरे जाति का है, उसका नाम सोनू है। मैं ये भी बता दूं कि सीमा सिंह उसका नाम था और वो एक दबंग फैमिली की लड़की थी और उसके परिवार में सब के सब लोग दबंग थे। उसके पिता एक बड़े ठेकेदार थे, उसके चाचा भी बड़े ठेकेदार थे, कई सारे उसके भाई भी, सगे संबंधी भी प्रशासनिक अधिकारी थे। मतलब यूँ कहें कि वो जो गांव था ना, वो पूर्ण रूप से एक दबंग किस्म का गांव था। उस गांव की उस एरिया में तूती बोलती थी। जैसे ही इस बात की जानकारी उसके घर वालों को लगी कि हमारी बेटी किसी मछुआरे के लड़के से प्यार करती है और किसी मछुआरे से बात करती है, जब एक दिन हमेशा की तरह सोनू वहाँ वैसे ही मछली मार रहा था, और जब मछली मार रहा था तो कुछ 4-5 अज्ञात लोग की पहुँचते के साथ ही सोनू के ऊपर लात घूसे की बरसात कर देते हैं। उसको इतना मारते हैं कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है। सोनू ये समझ नहीं पाता है कि आखिर मुझे लोग क्यों मार रहे हैं। इस बीच जो अन्य मछुआरे वहाँ पे पहले से मछली मार रहे होते हैं वो भाग जाते हैं। सोनू की बड़े ही बेरहम तरीके से उन 4 लोगों के द्वारा पिटाई हो जाती है। सोनू अब ये सोचने लगता है कि आखिर मुझे लगातार क्यों मारा जा रहा है, जब वो मार रहे थे और मारते समय ये कह रहे थे कि ज़्यादा इश्कबाजी मत करो, और इश्क का अगर ज़्यादा भूत तुम्हारे ऊपर चढ़ गया है ना तो इस भूत को हम लोग बहुत जल्द निकाल देंगे। इश्कबाजी छोड़ दो, नहीं तो मार के इसी नदी में फेंक देंगे, किसी को पता तक नहीं चलेगा। सोनू तत्काल इस बात को समझ जाता है कि आखिर उसको लोग क्यों मार रहे हैं। मारने के बाद वो तीनों चारों लोग वहाँ से चले जाते हैं और इधर सोनू भी अपने घर चला जाता है, और 3-4-5 दिन तक उस पुल पे सोनू नहीं आता है। कहा गया है ना, 2 प्यार करने वाले को दुनिया जब जब तड़पाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। इस बात की सार्थकता साफ साफ इन दोनों जगहों पे देखने को मिल रही है। इधर सीमा भी बेचैन रहती है और उधर सोनू भी बेचैन रहता है। दोनों एक दूसरे के लिए इस कदर बेचैन हो जाते हैं। इस बेचैनी का दर्द शायद सीमा और सोनू से
ज़्यादा बेटर कोई नहीं जान सकता है। 4-5 दिन तक सोनू उस पुल पे आता ही नहीं है। धीरे धीरे जब थोड़ा सा मामला शांत होता है, जब सोनू का कुछ डर कम होता है, तो वो फिर हिम्मत करके उस पुल पे आना प्रारंभ करता है और इधर सीमा भी अब जाने लगती है। एक दिन सीमा और सोनू जब पुल के नीचे मिल रहे थे, इसी बीच 4-5 की संख्या में फिर से सीमा के घर से भेजे गए जो कुछ गुंडे थे वो वहाँ पे पहुँचे और पहुँच के फिर से सोनू को बड़ा ही बेरहम तरीके से पीटना प्रारंभ कर दिए। इस बीच सीमा की जो सहेलियाँ थी, सोनू को पीटते देख वो लोग पीछे हट गई, लेकिन सीमा पीछे नहीं हटी बल्कि सोनू का बचाव वहाँ पे करने लगी। अन्य मछुआरे तो पहले ही वहाँ से अपना रास्ता निकाल लिए, सब लोग वहाँ से 9-2-11 हो गए, लेकिन सोनू पिटाता रहा और सीमा उससे जितना हो पाया सोनू का बचाव करती रही। जब वो गुंडे सोनू के ऊपर ज़्यादा हावी हो गए तो अंततः अपनी जान बचाने के लिए वो नदी में कूद गया और इसके बाद कूद के वो अपनी जान बचाया। अब सोनू और सीमा को ये लगने लगा कि शायद ये लोग हमको एक होने नहीं देंगे। तमाम तरह के अनवांटेड ख्याल इन दोनों के मन में आना प्रारंभ हो गया और इन दोनों को लग रहा था कि शायद अब हम दोनों को हमारे घर वाले या फिर सीमा के घर वाले एक होने नहीं देंगे। ये साफ साफ सीमा को लग रहा था और सीमा काफ़ी डर गई थी और सीमा कहती है कि सोनू, मैं तुम्हारे बिना अब रह नहीं सकती हूँ, तुम्हारे ख्वाबों में मैं रात दिन खोई रहती हूँ और मुझे डर है कि कहीं तुमको ये लोग फिर न मार दें, और मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं ये लोग तुमको जान से न मार दें, और अगर तुमको जान से मार देंगे ना तो वही दिन वही रात मेरा आखिरी होगा। उसके बाद फिर मैं भी जीने की परिकल्पना नहीं करूँगी और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना अब एक पल भी रहूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। और दोनों विचार विमर्श करने के बाद पास के ही एक मंदिर में जाते हैं और जाके दोनों एक दूसरे के सहमति से उस मंदिर में ही शादी कर लेते हैं और एक साथ जीने मरने की कस्में और वादे भी खा लेते हैं। जब सीमा के घर वाले इस बात को समझ जाते हैं कि चाहे कुछ भी कर लें सीमा मानने वाली नहीं है, चाहे कुछ भी कर लें सोनू का ख्याल इसके मन से निकलने वाला नहीं है, तो उसके घर वाले कुछ ऐसा करते हैं जो आम तौर पे नहीं करना चाहिए। होता यह है कि सोनू जब वहाँ मछली मार रहा होता है तो फिर से उनके गुंडे वहाँ पे पहुँचते हैं और सोनू को बड़े ही बुरे तरीके से न सिर्फ पीटते हैं बल्कि उसको घसीटते हुए वहाँ से थाना ले जाते हैं और थाना ले जाकर उसके ऊपर फर्जी मुकदमा दायर कर देते हैं, जिसमें उसके ऊपर छेड़खानी और चोरी का आरोप लगाया जाता है और उसको 3 महीने के लिए जेल भेज दिया जाता है। और जब सोनू 3 महीने के लिए जेल चला जाता है तो इधर सीमा की शादी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के अभिषेक सिंह के साथ उसके घर वाले तय कर देते हैं। अरेंज मैरिज था, रस्मों रिवाज के साथ विवाह की सारी जो औपचारिकताएं थी उन औपचारिकताओं को निभाया गया और दोनों की शादी, सीमा और अभिषेक की शादी हो जाती है। क्योंकि इस शादी से सीमा बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसके बाद जब शादी करके वो अभिषेक के घर बलरामपुर पहुंचती है और जब अभिषेक उसको अपने घर बलरामपुर लेके जाता है तब वो सुहाग रात वाला सीन होता है। और सुहाग रात वाले सीन में जब उसका पति अभिषेक अपने पत्नी के पास सीमा के पास जाता है और इसके बाद उसकी सुंदरता देख के कहता है कि तुम चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हारी सुंदरता बहुत ज़्यादा है और हमने इस बात की परिकल्पना नहीं की थी कि चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत हमको पत्नी मिलेगी और हम तुमको पाके बहुत खुश हैं। तमाम बड़े बड़े ख्वाब अभिषेक सिंह देख रहा था अपने शादी को लेके, अपने सुहागरात को लेके, लेकिन इसके विपरीत सीमा साफ साफ कहती है आज मेरे साथ जो करना है कर लो, आप मुझे जितना खुश रखना है रख लो, सिर्फ और सिर्फ आज भर ही, क्योंकि कल हमारे जीवन की आखिरी रात होगी और जब हम मर जाएंगे तो हमारी लाश मेरे घर पे आप पहुंचा देना, जैसा कि मैंने वीडियो के इंट्रो में आप लोगों को बताया था। इसके बाद काफ़ी देर समझाने बुझाने की कोशिश अभिषेक करता है, लेकिन जब वो इस बात के लिए नहीं मानती है, जब इस बात के लिए वो राज़ी नहीं होती, वो साफ साफ कहती है कि हमारे साथ जो भी करना है आज की रात आप कर लो, लेकिन कल हमारे जीवन की आखिरी रात होगी, कल हमारे जीवन का आखिरी दिन होगा और जब हम मर जाएंगे तो हमारी लाश हमारे मायके आप भिजवा देना पे। अभिषेक पहले तो नॉर्मल बात कर रहा था, इसके बाद गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये हलवा नहीं है, शादी हमने किया है, पूरे रस्मों रिवाज के साथ हमने शादी करके तुमको अपने घर लाया है, बहुत ज़्यादा खर्च हुआ है इस शादी में
रहना तो तुमको मेरे ही साथ होगा, चाहे तुम जैसे रहो। तुमको हंस के रहना है, रो के रहना है, जैसे भी रहना है। अब अभिषेक सिंह की दुल्हनिया बन के ही तुमको रहना पड़ेगा। किसी अन्य का जो तुम्हारे मन में ख्याल अगर है तो उस ख्याल को निकाल दो। तुम्हारे साथ मेरे शादी के पहले जो हुआ सो हुआ, मुझे तुम्हारे पास से कोई भी मतलब नहीं है। और प्रेजेंट में तुम मेरी पत्नी हो, मैं सिर्फ और सिर्फ इसी बात को जानता हूँ और मानता हूँ। तुमको रहना ही पड़ेगा, तुम चाहे जैसे रहो। अब मुझे तुम्हारे साथ सख्ती भी करना पड़ेगा तो मैं करूँगा। इसके बाद इतना बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों, इसके बाद की जो घटना होने वाली है, एक इंटरेस्टिंग घटना, मैं चाहता हूँ कि पूरे वीडियो में आप लोग बने रहें। जब ये बोल के वहाँ से तुरंत अभिषेक निकल जाता है और जब थोड़ी देर के बाद 2 से 3 मिनट के बाद जब वो वापस आता है तो उसके साथ सोनू भी होता है। आगे अभिषेक और पीछे पीछे सोनू। सोनू जैसे ही उस सुहाग रात वाले कमरे में पहुंचता है, सोनू बोलता है सीमा। जैसे ही सीमा सोनू की आवाज़ को सुनती है, उसके आवाज़ को एहसास करती है, वो आश्चर्य में पड़ जाती है कि आखिर ये कैसे हो गया। सोनू जो जेल में था, आज वो हमारे सामने कैसे खड़ा है। वो पलट के देखती है, कभी अभिषेक को देखती है, कभी सोनू को देखती है। और जब वो अभिषेक को देख रही थी तो अभिषेक उसी समय बोलता है कि सीमा, तुम्हारा सोनू आ गया। जैसे ही अभिषेक ये बात सीमा से कहता है कि तुम्हारा सोनू तुम्हारे लिए आ गया, सीमा मानो खुश हो जाती है और वो पलंग से कूद जाती है नीचे। और न सिर्फ नीचे कूदती है बल्कि दौड़ के सोनू के गले से लिपट जाती है और अपनी खुशी जाहिर करने लगती है। उसको इस बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा था, उसको इस बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कहीं मेरे साथ फिर कहीं कोई नया गेम तो नहीं खेला जा रहा है, या फिर कहीं मेरे सोनू के साथ कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं की जा रही है अभिषेक के द्वारा या फिर हमारे घर वालों के द्वारा। जैसे ही थोड़ी सी खुश हुई थी, जैसे ही उसके दिमाग में ये बात जाता है कि कहीं हो सकता है कि मेरा सोनू कहीं साजिश का शिकार ना हो जाए या मैं किसी साजिश की शिकार ना हो जाऊं, उसकी खुशी मानो फिर से थोड़ी देर के लिए गम में बदल जाती है। फिर अभिषेक कहता है, चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है, अब तुम्हारा सोनू तुम्हारे पास आ चुका है। इस सीमा और सोनू के बीच जब कुछ रोमांटिक पल चल रहा था, इसी बीच कुछ घर वाले भी वहाँ पे 3-4 जो रिश्तेदार थे अभिषेक के, वो भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और इसके बाद सब लोग तालियां बजाते हैं, मानो सबका ये प्री प्लान था कि सोनू और सीमा को मिलवाया जाए। इसके बाद अभिषेक पूरी घटना बताना प्रारंभ करता है। जिस दिन बलरामपुर से बारात सीमा के घर जा रहा था, उसी दिन सोनू भी जमानत पे रिहा होकर अपने घर आया था। और जब उस कार्ड में वो एड्रेस पता वो देखता है तो उसमें देखता है कि बलरामपुर में सीमा की शादी हो रही है। वो वहाँ से गाड़ी करके सीधा बलरामपुर पहुँच जाता है। क्योंकि जो अभिषेक था वो सोनू के साथ एक ही कॉलेज में दोनों पढ़े थे, दोनों वहाँ से ही अपनी डिग्री की पढ़ाई पूरा किए थे। तो सोनू को इस बात को समझते बिल्कुल देर नहीं लगती है, क्योंकि हमारे सीमा की अगर शादी हो रही है तो हमारे फ्रेंड के ही साथ हो रही है, मतलब अभिषेक के साथ शादी हो रही है। इसी समय गाड़ी रिजर्व करके सोनू के घर पहुंचता है और वो ये कोशिश करता है कि शायद अगर हम चले जाएंगे तो जो अभिषेक है वो बारात लेके सीमा के घर जाएगा ही नहीं। लेकिन जब वहाँ पे सोनू पहुँचता है तो अभिषेक सोनू को देख के अवाक रह जाता है, क्योंकि अभिषेक ने सोनू को कोई कार्ड और कोई इन्विटेशन नहीं भेजा था। और ऐसा नहीं है कि जानबूझ के नहीं भेजा था, वो शायद भूल गया होगा। लेकिन जैसे ही सोनू वहाँ पे पहुँचता है, अभिषेक सोनू को देखता है और अभिषेक सोनू से कहता है, सोनू भाई अच्छा हुआ आप भी आ गए, थोड़ी सी व्यस्तता थी इसलिए मैं आपको कार्ड भेज नहीं पाया। आज हमारी बारात जानी है और आपको भी चलना होगा। इसके बाद वहाँ पे सब लोग खाते पीते हैं, सोनू भी खाता पीता है। अब 2 घंटे बाद अब बारात वहाँ से निकलने वाली होती है, सीमा के घर जाने वाली होती है। तब काफ़ी निराश था वहाँ पे सोनू। तो अभिषेक पूछता है, सोनू भाई क्या बात है, आप इतने निराश क्यों हो? फिर सोनू अपने साथ पूरी घटना जो भी उसके साथ घटी थी, लव वाली जो भी बात थी सीमा के साथ, जो भी उसका लव अफेयर हुआ था, इन सारी घटना का जिक्र हो अभिषेक से न सिर्फ करता है
बल्कि सच सच बताने के बाद ये भी कहता है कि दोस्त, सीमा को आप भूल जाओ, क्योंकि सीमा के बिना मैं नहीं रह सकता। फिर अभिषेक कहता है कि सोनू, शादी वाले दिन यार दिल तोड़ने वाली बात मत करो। मैं भी सीमा को बहुत चाहता हूँ, क्योंकि मैं सीमा का फ़ोटो देख चुका हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा देखने के बाद मैं खुश हूँ उसी समय से, और मुझे भी उसी समय से सीमा से प्यार हो गया है। तो अगर तुम्हारे सीमा से इतना ही तुम्हारे साथ हमदर्दी थी, तुम सीमा से इतना ही प्यार करते थे, तो फिर तुम दोनों ने शादी क्यों नहीं कर लिया? क्योंकि जब तुम दोनों अगर शादी कर लेते तो यहाँ तक मामला पहुँचता ही नहीं। फिर सोनू कहता है कि यार मैंने शादी भी की है और मंदिर में, लेकिन हमें इतना विवश किया गया, हमें इतना मारा पीटा गया, हमें सीमा को भूलने पे इतना मजबूर किया गया कि हम बता नहीं सकते हैं। हमें 2-3 बार बड़े ही बुरे तरीके से पीटा गया, और एक बार तो ऐसा हो गया कि मैं अपनी जान बचाने के लिए नदी में मैं कूद गया। मतलब यूँ कहें कि मुझे अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूदना पड़ा। मैंने हर वो उपाय किए, लेकिन अंत तक क्या हुआ? उसके घर वाले मुझे फर्जी मुकदमे में फंसा कर मेरे ऊपर छेड़खानी का और चोरी का आरोप लगाकर जेल भिजवा दिए, और आज ही मैं जमानत पर जेल से वापस आया हूँ। और जब मैं वापस आया हूँ, चूँकि सीमा की जो सहेली थी, उस सहेली से सीमा एक लेटर भेजी थी सोनू के घर, और जब वो सोनू उस लेटर को देखता है और उसमें साफ साफ सीमा लिखी थी कि सोनू, तुम्हें फर्जी मुकदमे में फंसा के जेल भेज दिया गया, इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने तुमसे शादी की है, मंदिर में ही भले सही, लेकिन मैंने शादी तो तुमसे किया है, और मुझे जीना मरना भी अब तुम्हारे ही साथ। इसलिए घर वाले हमारी शादी कहीं और करवा रहे हैं, और जब घर वाले हमारी शादी करवा रहे हैं तो घर के मान मर्यादा को रखने के लिए, परिवार के मान मर्यादा को हवा में न उछाला जाए, इस बात का ध्यान में रखते हुए मजबूरन, चूँकि माँ बाप का भी एक दबाव था और मैं उनकी प्रतिष्ठा को बचाने के ख्याल से मैं इस शादी के लिए मैं एग्री तो कर दी, लेकिन याद रखना, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूँगी। मैं जिस दिन शादी करके अपने घर जाऊँगी, वो रात ही मेरा आखिरी रात होगा। क्योंकि हमारे ऊपर भी किसी का अधिकार होगा, तो मैं उसको उस काम के लिए मना तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उस बेचारे की क्या गलती रहेगी जिसको कि मैं अपने पास आने से रोकूँगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब वो मेरे पास आएगा, मेरे साथ वो सुहागरात मनाएगा, और उसके बाद फिर सुबह मैं नहीं बच पाऊँगी, मैं अपना जान दे दूँगी। जैसे ही उस लेटर को सोनू पढ़ता है, वो दौड़ा दौड़ा वहाँ से बलरामपुर पहुँच जाता है, और बलरामपुर जहाँ पहुँचता है, जो अभिषेक था वो सोनू के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ा था, और दोनों का भी एक अच्छे दोस्त थे। और कई बार सोनू ने इस बात का जिक्र भी किया था कि उसके लाइफ में एक लड़की आई है, उससे वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। हालांकि बात अभिषेक नहीं जानता था कि वो लड़की सीमा ही है। सारी बात जैसे ही सोनू अभिषेक को बताता है, अभिषेक अवाक रह जाता है, थोड़ी देर सोचता है, और इसके बाद अपने पिताजी को बुलाता है, अपने पापा को बुलाता है, और सारी जो भी घटना हुई थी सोनू के साथ, जो भी वारदात पहले हुआ था, उन सारे बात की जानकारी अपने पिता को देता है। थोड़ी देर के लिए, 2-3 घंटे के लिए वो तीनों, अभिषेक के पिताजी, अभिषेक और सोनू, एकांत में जाके कुछ विचार विमर्श करते हैं 2-3 घंटे तक, और इसके बाद इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि सब कुछ जैसे है वैसे ही रहेगा, कि जैसे शादी हो रहा है वैसे ही शादी होगा। क्योंकि सीमा के घर वाले सोनू से तो शादी करेंगे नहीं, और अगर इस बात की जानकारी हो गई सीमा के घर वाले को कि सोनू आया है और फिर से सीमा के रास्ते में आके रुकावट डाल रहा है, तो शायद इस बार सोनू को वो लोग जान से ही मार दें, इस बात का भी डर था। तो फिर अभिषेक के पिताजी ये कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम निराश मत हो, अब हम जो बताते हैं वो ध्यान से सुनो। तुमको अब यहाँ से नहीं जाना है, तुमको अब यहीं रहना है, मतलब तुमको बलरामपुर ही रहना है। हम लोग बारात लेके जाते हैं और शादी करके सीमा को लाते हैं। और इसके बाद अभिषेक कहता है कि मैं कोशिश करूँगा कि सीमा को मैं मना लूँ, सीमा को अपनी दुल्हन बना लूँ, अपनी पत्नी बना लूँ। इस बात के लिए मैं जैसे भी होगा उसको फोर्स करना होगा तो फोर्स भी करूँगा, लेकिन तुम्हारा अगर प्यार सच्चा होगा तो मेरे लाख कहने के बाद, मेरे लाख बोलने के बाद भी वो इस बात के लिए एग्री नहीं होगी, वो हमारे साथ एग्री नहीं होगी। तो जब मुझे लग जाएगा कि नहीं तुम्हारा प्यार सच्चा है, और सीमा जब इस बात को स्पष्ट कह देगी कि हम हर हाल में सोनू के ही साथ रहेंगे, तो मैं तुमसे दोस्त वादा करता हूँ कि तुम्हारी पत्नी भी
तुमको वापस मिल जाएगी। और होता भी वही है। सुहाग रात का वो रात जिसमें अभिषेक अपनी पत्नी के पास जाके पहले तो उसके तारीफ़ों का बड़ा बड़ा पुल बांधता है और कहता है तुम चाँद से भी ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम चाँद से भी ज़्यादा सुंदर हो, तुम ऐसे आई हो मेरे घर में जैसे मानो चाँद मेरे आंगन में उतर आया हो। तमाम तरह के जितने भी तारीफ़ का पुल था वो बड़ा बड़ा पुल अभिषेक अपने पत्नी के साथ उस सुहाग रात वाले कक्ष में बांधता है। और इसके बाद सारी बात सुनने के बाद उसकी पत्नी साफ साफ कहती है कि आज हमको जितना खुश रखना है आप रख लो, लेकिन कल हमारी आखिरी दिन होगा, कल हमारा आखिरी रात होगा और मैं जीवित रहूँगी ही नहीं, और जब मैं मर जाऊँगी तो मेरी जो लाश है वो मेरे घर पे आप पहुँचा देना या फिर भिजवा देना। ये बात सुनने के बाद अभिषेक फिर बाद में पहले तो उसको बड़े प्यार से समझाता है और उसके बाद फिर फोर्स करता है कि शादी में हमने बहुत खर्च किया है, तुमको क्या लगता है कि हम आसानी से तुम्हें छोड़ देंगे? तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ नहीं हुआ उस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। तुम ऐसे नहीं मानोगी तो तुम ऐसे तो मानोगी। सख्ती भी हमें करने आता है। और लास्ट में पूरा गुस्सा भी जाता है अभिषेक उसके ऊपर ताकि उसको इस बात का फील नहीं हो। लेकिन गुस्सा और प्यार दोनों दिखाने के बाद भी जब सीमा इस बात से एग्री नहीं होती है तब अभिषेक समझ जाता है और वो जो कि बलरामपुर में पहले से ही सोनू पहुंचा था, इसके बाद सोनू को लेके जाता है। सोनू को लेके उस सुहाग रात वाले कक्ष में पहुंच जाता है और कहता है कि सीमा तुम्हारा सोनू मैं ले आया हूं और इसके बाद जो भी चीज़ें हुई वो आप देख रहे हैं। और ठीक वैसा ही हुआ। सीमा और सोनू एक दूसरे से मिल गए। इसके बाद वहाँ से फिर जितने भी सगे संबंधी कुछ अंदर पहुँच चुके थे उस कक्ष में वो लोग बाहर गए और जब बाहर गए तो वहाँ पे सोनू, अभिषेक और सीमा ये तीनों ही था। इसके बाद सोनू वहाँ से जब जाने लगता है बोलता है अरे भाई उधर कहाँ जा रहे हो, जाना तो अब मुझे चाहिए। वो सोनू का हाथ पकड़ के रूम के अंदर खींचता है और वो खुद बाहर निकल जाता है और कहता है अबे जा साले, मना ले सुहाग रात, दोस्त हो तो ऐसी और दोस्ती हो तो ऐसी। सोनू अंदर अभिषेक से कहता है दोस्त अभिषेक तुम मेरे भाई मेरे दोस्त सब कुछ हो और तुम्हारा ये एहसान मैं जीवन भर याद रखूँगा। फिर अभिषेक बोलता है अरे यार तुमने तो मेरा पूरा मूड दही कर दिया, मैं किस मूड में था तुमको पता ही था, सारा मूड तुमने मेरा ख़राब कर दिया। तुम जा तो रहे हो सुहाग रात मनाने, ठीक है तुम जाओ, लेकिन मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए और एक ऐसी लड़की ही मुझे खोज के दो, क्योंकि अब मेरा भी दिल सुहाग रात मनाने को हो रहा है और आने वाले समय में मैं भी चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द सुहाग रात मनाऊँ और वो शुभ घड़ी अब तुम ही लाओगे और तुम हमसे वादा करो जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारा प्यार वापस किया, तुम हमसे वादा करो कि मुझे भी इसी तरह एक लड़की तुम मुझे खोज के दोगे। इस बात पे दोनों हंसने लगते हैं, दोनों खुश हो जाते हैं। इधर सोनू और सीमा एक कमरे में चले जाते हैं और उधर अभिषेक बाहर निकल जाता है। दोस्तों तो इस घटना को बताने का मेरा उद्देश्य किसी के अंतरात्मा को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है, बल्कि ये भी बताना है और ये भी जताना है कि जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे के लिए समर्पित हो जाते हैं, तो जब एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाते हैं, तो इस बीच हमें या फिर आपको या फिर किसी को भी कोई अधिकार नहीं बनता है कि इन दोनों के बीच आके उनके रास्ते में हम बाधक बन जाएं। कहा गया है ना कि दो प्यार करने वाले को दुनिया जब जब तड़पाएगी मोहब्बत बढ़ती जाएगी, और यही चीज़ इस घटना में साफ साफ देखने को मिलता है। बाकी इस पूरी घटनाक्रम को लेके आपकी क्या राय है, अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज़ के साथ।